हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, सुबह सुबह से हम लोग क्या करते हैं, डेली 7:15 पे 7:15 पे हम लोग क्या, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, डेली 7:15 पे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आपके लिए होती हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। अब डेली करंट अफेयर्स का मतलब यहाँ पे क्या क्या, डेली का पेपर घोट के आपको लाते हैं? बिल्कुल नहीं। डेली का पेपर घोट के आपके लिए बिल्कुल नहीं लाते हैं। जो भी इस महीने में, इस सप्ताह में, आसपास के समय में आपके लिए महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं रही होंगी, उनको यहाँ पे आपके लिए लेके आया जाता है। जो भी आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं रही होंगी, उनको यहाँ पे आपके लिए लेके लाया जाता है, ठीक है ना। तो याद रखना, ये आपके लिए बहुत शानदार क्लास होती है। आप अपने नोट्स बना सकते हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे पीएससी कर रहे हो, चाहे एसएससी, चाहे एनडीए। एक पहली क्लास ऐसी है जहाँ पे आपको सबके लिए काम किया जाता है। क्या एक नहीं तो कई क्लास चलती है करंट अफेयर्स की, वनडे एग्जाम के लिए अलग, यूपीएससी पीएससी के लिए अलग। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि जो टॉपिक होता है शुरुआत में वनडे एग्जाम के लिए होता है। मैं बता देता हूँ भैया, इसको आपको वनडे एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन आपको क्या एक बार क्लास में याद हो जाएगा? वो चीज नहीं होगी। तो मैं क्या करता हूँ, उसी टॉपिक को थोड़ा यूपीएससी और पीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मुख्य परीक्षा के हिसाब से ले जाता हूँ। तो वनडे एग्जाम वालों के लिए क्या फायदा हो गया कि भैया जो चीज पढ़नी है वो तो पढ़नी है, मैंने थोड़ा डिटेल में पढ़ लिया तो मैं वो चीज याद हो जाएगी। जब 10 लाइन पढ़ोगे तो एक लाइन तो याद रहेगी, रहेगी कि नहीं। और साथ ही साथ जो आपको मेंस वाले होते हैं उनके लिए फायदा हो ही जाता है कि भैया डिटेल में मिल गया, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वनडे प्लस सभी एग्जाम के लिए काम करते हैं, यूपीएससी प्लस सभी एग्जाम के लिए। दूसरा काम आपके लिए डेली के 5 से 6 टॉपिक होते हैं। 5 से 6 टॉपिक यानी 8 टॉपिक डेली आपके लिए होते हैं, 8 से 9 टॉपिक होते हैं। इसमें आपके एमसीक्यू भी होते हैं, साथ में डिटेल में आपकी न्यूज भी होती है, करंट अफेयर्स भी आपकी होती है शानदार तरीके से। आपका एमसीक्यू भी हो जाता है, प्रैक्टिस भी हो जाती है, और साथ में आपको क्या, करंट अफेयर्स भी आपको दिख जाता है। इसके अलावा प्रॉफिट क्या होता है, मुख्य परीक्षा के प्रश्न साथ में होते हैं। क्या होते हैं? मुख्य परीक्षा के प्रश्न भी आपके हाथ में होते हैं, जो कि आपको लिखने होते हैं, और लिखकर आपको क्या, हमारे नंबर पर भेजना पड़ता है। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजना होता है, या आप हमारे नंबर पर भेज सकते हैं, जो कि नंबर यहाँ पे दिया गया है आपके लिए। आप इस नंबर पर भेजें तो आपकी कॉपी चेक होती है। मैं आपसे बोलता हूँ आप लोग लिखो, जैसे ही समय मिलता है आने वाले समय में आपकी कॉपी को यहाँ पे इस पे लगा दिया जाएगा। एक नंबर दे रहा हूँ आपके लिए, 9826 आप इस पर व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर अपनी कॉपी भेज सकते हैं, और लिख देना साथ में #अंकित सर, जिससे कॉपी मेरे पास आ जाएगी और मैं आपकी कॉपी चेक करके स्क्रीन पे लगा दिया करूंगा, जिससे आपको लगे हाँ मैंने आंसर राइटिंग की है। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक की। आज का पहला टॉपिक की दिन क्या है आपका, आज का दिन क्या है आपका, आज का दिन है आपका 14 अगस्त। हालांकि शुरुआत हम लोग कुछ और से करेंगे, हम लोग थोड़ा पीछे चलेंगे आज के लिए, ठीक है ना। चलो भाई, कहाँ गया करंट अफेयर्स। अभी क्या पीडीएफ बनाया मैंने तो एक पेज आ गया, सिर्फ सिर्फ जो आपका स्क्रीन पे दिख रहा था वही पेज अटक के रह गया था। पूरी पीडीएफ गायब हो गई थी, सारी पीडीएफ गायब हो गई थी, ठीक है ना। चलो आज का कलर कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा कलर चेंज किया मैंने, पहले बोला कलर चेंज किया, पैटर्न भी चेंज किया मैंने। पैटर्न क्या है, आपको पहले क्या देखेंगे, कौन कौन सी न्यूज चर्चा में, मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो चीज आपको दिखती है। देन हम लोग करंट अफेयर शुरू करते हैं, बट आज हम लोग थोड़ा ओल्ड पैटर्न पे जाएंगे, जैसा हम पढ़ते हैं वैसा जाएंगे। और आपको पता है ना क्या ये पैटर्न, फॉन्ट वगैरह सब सही है कि नहीं है, क्या इसमें चेंजेस लाने हैं, क्या इसमें चेंजेस लाने हैं, वो आप बता देना। उम्मीद है आप 5-6 लोग आगे बैठ चुके हैं, जिनका मैं नाम लेता हूँ। प्यारी बच्ची घनश्याम लोधी जी, अंजलि जी, अनुराधा गुर्जर जी, घनश्याम लोधी जी, कृष्णपाल जी, ठीक है ना। और साथ में अन्या झा जी, हेमा साहू जी, हेमंत, जो भी आपके हैं, 8 लोग आप लोग बैठ चुके हैं आके। शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपको जो पहला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र में सुधार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय लोकतंत्र में रिफॉर्म के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने भारतीय लोकतंत्र पढ़ा है, भारतीय डेमोक्रेसी पढ़ी है, तो आपको इसे ताइवान से कंपेयर करने का मौका मिलेगा, ताइवान के साथ कंपेयर करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ 2 शब्दावली आपको मिलेगी। एक तो आपको मिलेगी राइट टू रिकॉल। क्या? राइट टू रिकॉल आपको मिलेगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि राइट टू रिकॉल है क्या चीज, ठीक है ना। आपने राइट टू रिकॉल सुना होगा, रिकॉल वोट सुना होगा आपने। आपने तो सुना होगा कि जब आप प्रतिनिधि को चुनते हो तो आपको उनको वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। जैसे आपने मुझे प्रतिनिधि सुना, मुझे आपने पीएम बनाया, मुझे आपने सीएम बनाया, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं आ रहा हूँ। लेकिन होता क्या, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में क्या होता है, इंडिया में जब किसी को चुन लेते हैं ना तो सीधा 5 साल के लिए होता है, या फिर अविश्वास मत जब तक नहीं आ जाता है तब तक के लिए वो चीज होती है। लेकिन कई जगह पे ऐसा है, कई जगह पे ऐसा है कि हम उनको बीच में ही वापस बुला सकते हैं। तो ऐसे ही ताइवान में चर्चा में आया क्या, 26 जुलाई के दिन, क्या, रिकॉल वोट। रिकॉल वोट आपको चर्चा में आया। अब रिकॉल वोट है क्या चीज, रिकॉल वोट है क्या चीज, मैं आपको बता दूं। एक बहुत, मैंने आपको बताया ना कि वहां पर ताइवान की जनता है, उनको अधिकार है कि आप जिस प्रतिनिधि को चुनते हो समय से पहले उनको बुला लो, बस समय से पहले उनको बुला लो। तो वनडे एग्जाम के लिए क्या हो गया, डेट याद रखना है, डेट याद रखना है, रिकॉल वोट की डेफिनेशन याद रखना है, रिकॉल वोट की डेफिनेशन याद रखना है आपको, ठीक है। चलो
ठीक, तो 26 जुलाई 2025 की घटना है। मैंने पहले बोल दिया आपका कि आपके आज के घटनाक्रम नहीं पढ़ते हम लोग, जो पुराने घटनाक्रम हो चुके हैं उनको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं जो आसपास के दिनों में हुए हों, ठीक है ना। चलो, अब इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप होते हैं। कुछ यहाँ पे एक शब्द आया ब्लू वर्ड आंदोलन, क्या चीज है ब्लू वर्ड आंदोलन से हम लोग देखेंगे अभी क्या चीज है, ठीक है ना। अब इसके 3 चरण होते हैं कि पहले चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। तो 3 स्टेज क्या होता है वो आपको महत्वपूर्ण यहाँ पे मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सिर्फ वनडे एग्जाम के लिए चाहिए और मेंस के लिए चाहिए कंपेयर करना। क्या इंडिया में भी लोकतंत्र में ऐसा हो सकता है, क्या भारत में भी आपको डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म होते हैं कि वहां पर राइट टू रिकॉल लाया जा सकता है। हमारे यहाँ पे 3 स्तर पे होता है राज्य, देखो सेंट्रल यूनियन लेवल पे हम देखते हैं राइट टू रिकॉल नहीं है, स्टेट में भी राइट टू रिकॉल नहीं है, और साथ ही साथ आपका जो आपके लोकल गवर्नमेंट होती है, लोकल बॉडीज होते हैं, वहां पे भी राइट टू रिकॉल नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हम लोग प्रयास कर सकते हैं लोकल बॉडी से राइट टू रिकॉल शुरू करने का। यदि लोकल बॉडी वो चीज काम कर गई तो हो सकता है यहाँ पे भी काम कर जाए। आपने सुना होगा भारत में एक चीज चर्चा में रहती है, एक चुनाव एक साथ चुनाव, एक देश एक साथ चुनाव चर्चा चलती है। यदि एक देश एक साथ चुनाव जैसे मुद्दे आ जाते हैं तो वहां पे राइट टू रिकॉल की भूमिका बढ़ जाती है। और एक चुनौती आपके चुनौती के रूप में आपको राइट टू रिकॉल दिखेगा। तो है क्या रिकॉल वोट है, क्या चीज लिखा है कि ताइवान के संविधान में निहित अधिकार है, ठीक है ना, जो क्या कि नागरिक के पास अपने जनप्रतिनिधियों को, नागरिक के पास क्या अपने जनप्रतिनिधियों को वापस लाना, समय से पहले हटाने का अधिकार। मैंने आपको पहले ही बता दिया, मैंने आपको पहले ही बताया इसके 3 स्टेज होती हैं अपने ताइवान में के 3 स्टेज हैं। देख लो, यदि आपको इंडिया में लगाना है, इंडिया में लगाना है और सुझाव देना है कि हम इंडिया में कैसे लागू कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा वाले बच्चे ध्यान रखना, यदि आपको इंडिया में लागू करना है राइट टू रिकॉल, तो आपको सुझाव देना है कि मॉडल बनाओ, किस मॉडल पे आप लागू कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि हम लोग ताइवान के मॉडल को लागू कर सकते हैं या ताइवान के मॉडल सीख ले सकते हैं। जैसे हमने देखो हमारा संविधान बनाया गया था तो हमने लगभग 100+ कंट्रीज के संविधान को पढ़ा पढ़ा कि नहीं, और वहां से जो चीज अच्छी लगी हमने ली, शब्द तो वर्ड टू वर्ड कॉपी नहीं किया बट अपने हिसाब से हमने लिया। ऐसी क्या यहाँ के मॉडल के हम 3 स्टेज को देख सकते हैं, यहाँ पे 3 स्टेज कौन सी हैं और क्या इस स्टेज को हम इंडिया में लागू कर सकते हैं, क्या इन स्टेज को हम इंडिया में लागू कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखते हैं कैसे। पहला क्या होता है कि 1% मतदाताओं को याचिका करनी होती है, क्या 1% मतदाताओं को याचिका करनी होती है। यदि आपको राइट टू रिकॉल लाना है तो 1% मतदाता क्या करें, याचिका करेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है 10% समर्थन वाली दूसरी याचिका चाहिए। यदि पहली आपकी याचिका मान हो जाती है, पहले आपकी पिटीशन मान हो जाती है तो आपको सेकंड पिटीशन चाहिए, यहाँ पे 10% आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड स्टेज क्या होती है, थर्ड स्टेज होती है यहाँ पे आपको 25% मतदाताओं का समर्थन जरूरी होता है, 25% वोटर्स का वोट जरूरी होता है। तो आपको बात समझ में आ रही है। यदि हम वोट डाल लें 100 में सुनना, यदि 1 मिनट रुकना, मैं बोल दो, मैं फैमिली की कॉल नहीं छोड़ सकता, दुनिया को छोड़ दूं बट फैमिली जरूरी है। जैसे पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाना जरूरी है, वैसे ही फैमिली भी जरूरी है। मैं बात कर रहा था यहाँ पे राइट टू रिकॉल। जैसे मान लो अपने 100% वोटिंग की, 100 हमारे पास क्या 100% लोग हैं, वोट डालने के 100% जाते नहीं है, मान लो 75% ने वोट डाला, बट हो सकता है कि मुझे पसंद नहीं आया तो वापस 20% लोग जाके क्या कर सकते हैं, भाई वापस लाओ इसको, वापस लाओ, पसंद नहीं है इसको, राइट टू रिकॉल। इंडिया में चीज लागू नहीं है लेकिन प्रयास कर सकते हैं लोकतांत्रिक सुधारों के लिए। ताइवान की वर्तमान स्थिति क्या है, अब इससे आपको कोई महत्वपूर्ण नहीं है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है राष्ट्रपति कौन था जिसके खिलाफ राइट टू रिकॉल लाया गया। तो राष्ट्रपति कौन था, विलियम लाई चिंग थे, ये नाम है रखना, विलियम लाइन चिंग थे, ये आपका ना विलियम लाई चिंग थे, जीतने चिंग थे, विलियम विलियम लाई चिंग थे, इस नाम को आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ सकता है कि ताइवान अभी फिलहाल में घटनाक्रम में देखा गया राइट टू रिकॉल किस देश में लागू हुआ, किस राष्ट्रपति को हटाया गया, किस व्यक्ति को हटाया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, उस राष्ट्रपति का नाम क्या है, किस डेट पे लागू हुआ, किस देश में लागू हुआ, ठीक है ना। चलो इसको हटा दो, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। अब ब्लू वर्ड आंदोलन है क्या चीज, ब्लू वर्ड मूवमेंट है क्या, जिसके माध्यम से राइट टू रिकॉल वहां पे लाया गया, मतलब राइट टू रिकॉल को लागू किया गया, अप्लाई किया गया। तो है क्या चीज, आपके ईयर 2024 में एक नागरिक मूवमेंट हुआ था, नागरिक आंदोलन हुआ था, ठीक है ना, ठीक है ना। नागरिक मूवमेंट हुआ था किसके, राइट टू रिकॉल को लेके। ऐसा माना जाता है कि चीन के साथ मिलकर जो विपक्षी दल है उन लोगों ने काम किया है, चीन के साथ मिलकर जो विपक्षी दल है उन्होंने काम किया है और सरकार पर संविधान की अवहेलना का आरोप लगा है, संविधान की अवहेलना का आरोप लगा है, ठीक है ना। ठीक,
चलो बस छोड़ दो आपको। आपने देखा वहां पे क्या, मई में 1 लाख प्रदर्शनकारी सड़कों पे आए हुए थे, ठीक है ना, जिससे क्या आंदोलन को समर्थन मिला। कौन सा आंदोलन, फिर से याद रखना, इस आंदोलन का नाम याद रखना, आंदोलन का नाम क्या आपका, आंदोलन का नाम क्या, ब्लू बर्ड, ब्लू बर्ड आंदोलन। कहाँ गया, ये देखो ब्लू बर्ड आंदोलन, ये नाम याद रख लेना। ब्लू बर्ड आंदोलन ताइवान से संबंधित है, अभी 2024 का ही है। इसी के माध्यम से वहां पे अंत में परिणाम क्या हुआ, राइट टू रिकॉल नामक प्रक्रिया वहां पे सामने आई, ठीक है ना, ये याद रख लेना, ठीक है ना। चलो ठीक, आंदोलन का नाम कैसे रखा गया, आंदोलन का नाम उस सड़क के नाम से रखा गया, उस रोड के नाम से रखा गया, प्लेस स्ट्रीट के नाम से रखा गया जहां पर ब्लू बर्ड मूवमेंट हुआ था। तो उस स्ट्रीट का नाम ब्लू बर्ड होगा, ठीक है ना, ब्लू बर्ड स्ट्रीट होगी, ब्लू बर्ड स्ट्रीट के नाम पे इसका नाम ब्लू बर्ड मूवमेंट रख दिया गया। आंदोलन के प्रमुख कारण कौन कौन से थे, आंदोलन के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से थे, तो देखो सत्ता का बंटवारा छोड़ दो, ठीक है ना, सत्ता का बंटवारा कैसे, अब कार्यपालिका और विधायिका दो अलग अलग हाथों में थी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज ही मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ऑफलाइन में, आज ही मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था ऑफलाइन में, यदि आप लोग क्लास देख रहे हो एमपीपीएससी वालों, मतलब कल पढ़ाया था मैंने, आज तक क्लास देख रहे हो और रिकॉर्ड में अभी कर रहा हूँ, तो आज ही मान लो आज पढ़ाया था उसमें एमपीपीएससी वालों के लिए। कार्यपालिका विधायिका अलग अलग दलों के हाथों में है। क्या मैंने पढ़ाया था, जो गवर्नर होते हैं स्टेट में, गवर्नर राज्यपाल जो आपका होता है, राज्यपाल अपने आप राज्यपाल को चुनाव क्यों नहीं होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्यों नहीं होता है, सीधा अपने आप नियुक्त क्यों होता है, इसका नॉमिनेट क्यों होता है, नियुक्त क्यों होता है, नियुक्ति क्यों होती है, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है 156 या 55 के तहत 53, ठीक है ना, 55-56 के तहत करता है नियुक्ति। तो राष्ट्रपति नियुक्ति क्यों करता है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यदि राज्यपाल और और प्रधानमंत्री, राज्य में क्या होते हैं, स्टेट में क्या होते हैं, आपके स्टेट में आपके सीएम होते हैं, सीएम होते हैं और आपके गवर्नर होते हैं। अगर दोनों का चुनाव होगा, दोनों का चुनाव होगा तो क्या दोनों के पास बराबर अधिकार होंगे, बराबर अधिकार होंगे। ऐसे में सीएम आपका लोकसभा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं रह सकता और ना ही गवर्नर रह सकता, क्यों, क्योंकि सीएम को उसको सलाह देना है और गवर्नर को सलाह पे काम करना है, ठीक है ना, उत्तरदायित्व में टकराव आएगा। और ऐसे में बाई चांस वोटिंग के माध्यम से चुनाव होता है तो गवर्नर अलग पार्टी का मिल गया और आपका सीएम अलग पार्टी का मिल गया, तो विवाद की स्थिति खड़ी होगी, मतभेद की स्थिति खड़ी होगी। और वही एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल गया, वही एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिल गया कि नहीं। तो इसी को बोलते हैं करंट अफेयर से अपडेट होना। करंट अफेयर्स कोई पुरानी चीज नहीं है, जो आप पढ़ते हो वही चीज है, बट आपको क्या करना है, जो करंट की घटना है एग्जाम्पल है उसको आप यूज करना आना चाहिए। तो यूज करना है कि नहीं, यूज किया मैंने, यूज किया। जो भी क्लास देख रहा है जिसने करंट अफेयर्स पढ़ी है वो बताए हाँ या ना, जो क्लास देख रहा है वो बताइए इस टॉपिक को आपने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ हाँ या ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा होगा आपने। चलो आगे बढ़ते हम लोग। आज के टॉपिक शानदार है, आज के टॉपिक सच में शानदार लगे मुझे, थोड़ा जल्दबाजी में हूँ बट टॉपिक सच में शानदार लगे, ठीक है ना। चलो आते हैं आज के तीसरे मूवमेंट पर, तीसरे टॉपिक पर आते हैं आज का। अब दूसरा चरण कब होगा आपका, 7 अगस्त को होगा, दूसरा चरण आपका 7 अगस्त को होगा, ठीक है, अभी हुआ नहीं, 7 अगस्त को होगा, ठीक है, हो गया 7 अगस्त को, ठीक है ना। चलो हो गया 7 अगस्त। अब तीसरा आते हैं तीसरा टॉपिक आज का। आज का तीसरा टॉपिक आपका क्षमता निर्माण आयोग। क्षमता निर्माण आयोग की नई प्रेसिडेंट बनाई गया है, नई प्रेसिडेंट बनी है, नई चेयरपर्सन बनी है, कौन बनी है, एस राधा चौहान। एस राधा चौहान आपकी महिला मित्र यहाँ पे दिख रही है आपको, एस राधा चौहान जी आपके कैपेसिटी बिल्डिंग आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की क्या बनाई गई है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की क्या बनाई गई है, आपकी चेयरपर्सन बनाई गई है, याद रखना चेयरपर्सन बनाई गई है, ठीक है ना। चलो और एक और चीज, जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आजादी के अमृत महोत्सव पे अपना 4 पेज का नोट्स बना लो, आजादी के अमृत महोत्सव में 4 से 5 पेज का नोट्स बना लो, जिसमें पूरे साल में क्या क्या प्रक्रिया है कैसे आप बना सकते हो, कुछ ग्राफिक्स के रूप में, पॉइंटर के रूप में। एक दिन मैं क्लास कर लूंगा इस पे भी, जैसे बस नोट्स हो जाए, क्यों 4 से 5 पेज का नोट्स आप बनाते हो ना, तो निबंध आ जाए या कुछ भी आ जाए, कहीं पे आपसे पूछ ले आप गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। चलो तो याद रखना, वनडे एग्जाम वाले क्या याद रखना कि एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग, कैपेसिटी बिल्डिंग आयोग की क्या बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया, चेयरपर्सन बनाया गया, याद रखिए इसको, एस राधा चौहान को। ये होगा वनडे एग्जाम का काम, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग किस पर, मेंस पर, और साथ में प्रीलिम्स पे भी। अभी वनडे एग्जाम के लिए और भी है क्या, कि क्षमता निर्माण आयोग का गठन कब हुआ था, गठन कब हुआ था, ये चीज भी यहाँ पे आपको मिलेगी, अभी ये चीज भी यहाँ पे आपको मिलेगी। आप समझ रहे हो ना, आपके क्वेश्चन एवं ही नहीं होते हैं, शानदार तरीके से होते हैं। और किसका स्थान लिया है, किसका स्थान लिया है, जैनुल भाई का स्थान लिया है, जैनुल भाई, जैनुल भाई का स्थान लिया है, ठीक है ना। पहले कौन थे आपके, जैनुल भाई थे, सेकंड आपके यहाँ पे हो गए, ठीक है ना। चलो ठीक, जो नियुक्ति हुई है, नियुक्ति हुई आपकी किसके तहत, मिशन कर्म योगी के तहत हुई। अच्छा बताओ मिशन कर्म योगी क्या है, मिशन
कर्मयोगी क्या है, पढ़ा है आपने क्या? क्या मिशन कर्मयोगी पढ़ा है आपने? मिशन कर्मयोगी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए बनाया गया, जो आपके अधिकारी वर्ग होते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए मिशन कर्मयोगी वर्ग चलाया गया था, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखा ना, लिखा भी देखो, प्रशासनिक सुधारों को गति देने के उद्देश्य, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके ऑफिसर्स होते हैं, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनमें सुधार करने के लिए, सुझाव देने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए एक मिशन कर्मयोगी मिशन चलाया गया था। और ये आपको पता है यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है प्रीलिम्स का, जिस साल लॉन्च हुआ था ना, आई थिंक 15 16 17 17 18 में पूछा गया था या 19 में पूछा गया है, एक दो बार पूछा जा चुका है और हर एग्जाम में आ चुका है, फेवरेट क्वेश्चन था। और मेंस में भी आई थिंक आया कहीं ना कहीं। तो चलो अब आते हैं एस राधा चौहान के बारे में, क्या महत्वपूर्ण है, इसको छोड़ दो, कुछ भी यहाँ पे आपको इतना महत्वपूर्ण नहीं रखना है, ठीक ना, ठीक, इसको भी छोड़ दो, ये आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। बस याद क्या रखना, याद क्या रखना कि आदिल जनरल भाई का स्थान लिया इन्होंने, ठीक है ना, जो कि आपके अप्रैल 2021 से अध्यक्ष बने हुए थे, अप्रैल 2021 से आपके अध्यक्ष बने हुए थे। अब कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है क्या चीज, कब बनाया गया था, तो 1 अप्रैल 2021 को बनाया गया था। 1 अप्रैल 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल है, अप्रैल फुल नहीं है, 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल 2021 को आपका मिशन कर्मयोगी मिशन बनाया गया था, ठीक है ना। कब, 1 अप्रैल आपका 2021 को। मैं आपसे पूछूं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष कौन थे भाई, जैनुल आबदीन, ठीक है ना भाई, जैनुल आबदीन थे, क्या नाम था, जैनुल, जैनुल, हाँ भाई, आदिल जैनुल भाई। इसके पहले अध्यक्ष कौन हो गए आपके, आदिल जैनुल भाई आपके पहले अध्यक्ष हो गए। अब दूसरे कौन हो गए आपके, एस राधा चौहान हो गई है, ठीक है ना, चौहान साहब आपकी सेकंड हो गई, ठीक है। चलो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है इसका, जो आपको कैपेसिटी बिल्डिंग आयोग है, कमीशन है, इसका उद्देश्य क्या है, तो सिविल सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मानकीकरण, समन्वय और सामंजस्य करना, ठीक है। आपने देखा होगा जो लवासना सुना होगा आपने, लवासना सुना होगा, एमपी में नरोन्ना अकेडमी सुना होगा आपने, सुना होगा कि नहीं, ऐसी बहुत सारी एकेडमी है, सेंट्रल की भी स्टेट की भी, जो कि आपके अधिकारियों को ट्रेनिंग देती हैं। और इसके बाद भी आपकी वर्कशॉप चालू होती है, उन्हीं वर्कशॉप इत्यादि के माध्यम से क्या करना कि भैया कैसे प्रशिक्षण देना है, उनका मानक क्या तय किया जाए, क्या नैतिक मूल्य हो कि नहीं हो, एथिक्स हो कि नहीं हो, योग्यता आधारित ढांचे को विकसित करना, योग्यता आधारित ढांचे को विकसित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करना, क्या, प्रशिक्षण के प्रभाव का आकलन करना, डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देना, मंत्रालय और राज्यों और प्रशिक्षण संस्थानों के मध्य सहयोग करना। आपका मुख्य परीक्षा का टॉपिक क्या है, आपका मुख्य परीक्षा का टॉपिक आपसे पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन लिखो यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए, मिशन कर्मयोगी क्या है, मिशन कर्मयोगी, कर्मयोगी थोड़ा अच्छे से लिखते हैं शानदार तरीके से, जिससे लगे हाँ क्वेश्चन दिया गया। लिखो मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपके लिए, लिखो लिखो, मिशन कर्मयोगी क्या है, मिशन कर्मयोगी क्या है, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत गठित, गठित क्षमता निर्माण आयोग की, क्षमता निर्माण आयोग की प्रशासनिक सुधारों में, प्रशासनिक सुधारों में, प्रशासनिक सुधारों में क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका रहेगी, इसको आपको लिखना है, इसको आपको लिखना है। अब शब्द कितने, वर्ड कितने लिखने हैं, मन चाहे जितना आप क्षमता, लिखने का ट्राई तो करो, मैं नहीं बोलता, मैं बोलता देख के लिखो, लेकिन लिखने का ट्राई करो, देख के भी लिखो, जो पढ़ा है उसी पॉइंट को लिखो, जैसे वरना लिखो, बट लिखो कम से कम 2 बार पढ़ो, यदि देख के लिखा है तो 2-3 बार पढ़ लो, और बिना देखे लिखा है, बिना देखे लिखा है तो बहुत शानदार बात है फिर तो, चाहे आपके 10 वर्ड हो, चाहे 500 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 250 हो, चाहे 200 हो, शुरुआत तो करो लिखने की, लिखो। और आप कहाँ करो, क्या करो, या तो इसमें भेज दो मुझे, नहीं गलत हो गया, @AJNKIT, या तो इस टेलीग्राम पे भेज दो मुझे, या तो इस टेलीग्राम पे भेज दो मुझे, या फिर आपको यहाँ पे नंबर दिया गया 9826228312, इस पर भेज दो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, और मेरा नाम लिख दो #अंकित सर या फॉरवर्ड टू अंकित सर, तुरंत मेरे पास क्लास में आ जाएगी, पीडीएफ में आपको चेक कर लूंगा। चलो
मिशन कर्मयोगी क्या है, आगे की राय क्या है, छोड़ दो इसको, आगे छोड़ो, इसको भी छोड़ दो आप लोग, शॉर्ट में है ये पूरा मेंस का है, इसको पढ़ना, मेंस का एक केस स्टडी है, पढ़ना, ठीक है ना, कि हमें इनसे आपसे क्या उम्मीद है। जैसे आप बोलते हैं ना, वो सपने जो हमें सोने नहीं देते हैं, भारत के वो सपने जो हमें सोने नहीं देते हैं, यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है निबंध का, कि वो सपने जो हमें सोने नहीं देते, कौन से सपने हैं, कि हमारी शादी हो जाए, हमको करोड़पति बन जाए, हाँ, हम एक लखपति इंसान बन जाए, हमारे पास गाड़ी आ जाए, नहीं, वो सपने जो हमें सोने नहीं देते हैं, जो भारत को एक विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाए, भारत को विकासशील देश से विकसित राष्ट्र की तरफ ले जाए। जैसे कि आपको कैसे ले जाएंगे भैया, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उनके नेतृत्व क्षमता सुधार होगा, योग्यताओं में सुधार होगा, संसाधन प्रबंधन जानेंगे वो लोग, प्रशिक्षण मानक तय हो जाएंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देगा, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देगा, कुछ प्रमुख मुद्दे यहाँ पे लेके लेके कि नहीं, ऐसे इस तरीके से। चलो आगे बढ़ते हैं, एक नया टॉपिक है आपका हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस, आपने हेपेटाइटिस वायरस सुना होगा, इनसे आपके लीवर प्रभावित होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी सुना होगा आपने। हेपेटाइटिस रोग से आपके लीवर लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, लीवर को हिंदी में क्या, लीवर ही तो बोलते हैं, जो भी होगा, लीवर पे आपका इफेक्ट पड़ता है, लीवर पे आपका इफेक्ट पड़ता है। उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस डी होता है, हेपेटाइटिस डी होता है, इससे क्या आपका इसको कैंसर जनक वायरस घोषित किया गया, हेपेटाइटिस डी को कैंसर जनक, किसने, डब्ल्यूएचओ, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कैंसर जनक वायरस घोषित किया है, किसने, डब्ल्यूएचओ ने, फिर से सुनना, डब्ल्यूएचओ ने हेपेटाइटिस बी को कैंसर जनक वायरस घोषित किया है, याद रख लेना, याद रख लेना, ठीक है ना, ठीक। चलो अब है क्या चीज, कैसे काम करता है, पहले तो वन डे एग्जाम का काम हो गया, ये कैंसर जनक वायरस कौन सा है, हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी किसको इफेक्ट करता है, आपके शरीर में, लीवर को इफेक्ट करता है, सबसे पहले आपके लीवर को इफेक्ट करता है। बात करते हैं किसने, डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है, वन डे एग्जाम का काम खत्म। अब आते हैं मेंस पर, मतलब अदर एग्जाम के लिए, बट आपको भी सुनना है, ऐसा नहीं आपको सुन के छोड़ देना है, नहीं, आपको इसलिए सुनना है कि एक शब्द 5-6 बार रिपीट होगा तो आपको क्लास में याद हो जाएगा। यदि आप मेरी क्लास में 30 से 40 मिनट दे रहे हैं ना, तो किस्मत होगी कि यहीं पे याद करेंगे, क्या मेहनत यही होगी, यहाँ पे याद करें हम लोग, ठीक है ना। आज की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मुश्किल से मिल पाएगी, तो आप इसी पे स्क्रीनशॉट लेते जाना, अभी हो सकता है कल मिल भी जाए, आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको देख लेना, ठीक है ना, हालांकि मैं बाद में शेयर कर दूंगा आपके लिए। चलो तो यहाँ पे लिखा है हेपेटाइटिस बी होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, और बताए हेपेटाइटिस डी जो होता है आपका, हेपेटाइटिस डी आपका जो होता है, सिर्फ और सिर्फ किसको संक्रमित करता है, किसको संक्रमित करता है, जो पहले से आपके हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, जो आपको पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है, उन्हीं को संक्रमित करता है, उन्हीं को संक्रमित करता है, उन्हीं को संक्रमित करता है, इस बात का ध्यान देना, ठीक है ना। हेपेटाइटिस डी वायरस कैंसर जनक वायरस है, डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया है, किसको प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है, जो पहले से हेपेटाइटिस बी के इफेक्ट में रहते हैं, जो पहले से आपके हेपेटाइटिस बी के इफेक्ट में रहते हैं, और क्या, लेकिन इससे लीवर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इससे क्या, लीवर कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब मैं बोलूं बचाव क्या हो सकते हैं, कॉमन सेंस लाओ, बचाव क्या, तो जो बचाव आपके हेपेटाइटिस बी के होंगे, जो बचाव आपके हेपेटाइटिस बी के होंगे, वो डी के ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि हेपेटाइटिस बी से ही आपको दिक्कत है, हेपेटाइटिस बी यदि आपको है तो डी ऑटोमेटिक आपके अंदर आ सकता है, डी आपको संक्रमित कर सकता है, क्यों, क्यों डी वहीं पर आक्रमण करता है, डी वहीं पर आक्रमण करता है जहाँ पे पहले से बी होता है, जहाँ पे पहले से बी बैठा हुआ है, डी वही पहुंचता है, ठीक है ना, डी आपका वही पहुंचता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हम लोग। अब हेपेटाइटिस है क्या चीज, हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस आपको क्या है, लीवर यकृत, हिंदी में यकृत बोलते हैं, यकृत यकृत है, ठीक है ना, लीवर रोग है आपका, लीवर का डिसीज है, हेपेटाइटिस इज अ सीरियस लीवर डिसीज कॉज्ड बाय द वायरस ए बी सी डी एंड डी, आपका लीवर की बीमारी है, यकृत की बीमारी है, जो कि वायरस हेपेटाइटिस ए बी सी डी से फैलता है, यार है ना, हेपेटाइटिस वायरस है जी, यार वायरस, यहाँ पे हम लोग परेशान होते, वायरस क्या होते हैं, बैक्टीरिया क्या होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, इनसे आप परेशान होते हो, ठीक है ना, तो ये आपका क्या वायरस है, ठीक है। चलो ठीक है, और सुनना, हेपेटाइटिस बी और सी ऐसे हैं, बी और सी ऐसे जो लंबे समय तक आपके शरीर में रह सकते हैं, और अगर समय पर इलाज नहीं मिला तो इससे लीवर कैंसर हो सकता है, और इसको हम क्या, लीवर कैंसर को सिरोसिस नाम से जानते हैं, लीवर कैंसर को हम लोग सिरोसिस के नाम से जानते हैं, सिरोसिस के नाम से हम लोग जानते हैं, लीवर कैंसर हम लोग क्या, सिरोसिस के नाम से जानते हैं। एक मिनट देना, हेलो।
सॉरी, माफी चाहूंगा। थोड़ा कॉल आवश्यक भी है, जरूरी भी है। एक मिनट मैं देख लूँ आवाज आ रही है आपको कि नहीं आ रही है, क्यों मेहनत बेकार ना जाए अपनी। हाँ, आवाज आपके पास आ रही है, पता चल रहा है कि पूरी क्लास आपके पास पहुंच गई है। और आवाज के क्या लगे हुए हैं, पर्दे लगे हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हेपेटाइटिस डी क्या है? हेपेटाइटिस क्या है? एक आपका सब वायरस, उप सब वायरस। क्या है? सब वायरस है आपका। हेपेटाइटिस डी क्या है आपका? हेपेटाइटिस डी आपका क्या है? एक सब वायरस है, ठीक है ना? किसका? हेपेटाइटिस बी का। हेपेटाइटिस बी वायरस का सब वायरस है, ठीक है ना? जो केवल किसमें? हेपेटाइटिस बी में मौजूद होता है, ठीक है ना? चलो ठीक है, चलो याद रखना, ठीक है ना? बस, अब जो मैंने आपसे बोला भैया रखना, बस और कुछ नहीं। अब संक्रमण कैसे फैलता है महत्वपूर्ण है। हेपेटाइटिस संक्रमण आपका कैसे फैलता है वो आपको याद रखना है। हेपेटाइटिस डी वायरस का संक्रमण आपसे कैसे फैलता है याद रखना। ये आपके बंदे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और प्रीलिम्स के लिए भी। रक्त, संक्रमित रक्त या तरल पदार्थ के संपर्क में आने पर, संक्रमित रक्त या संक्रमित तरल पदार्थ के संक्रमण में आने पर, असुरक्षित इंजेक्शन पर, टूटे या छेदन पर, टैटू या छेदन। आप टैटू करवा दो, टैटू आपके बॉडी पे टैटू होते हैं, वो आपको सुई लगती है उसके अंदर, आपके शरीर के अंदर सुई जाती है, बहुत चुभते हैं, आपने ध्यान देगा बहुत चुभते हैं आपके लिए, है कि नहीं? तो बहुत दिक्कतें आपको आएंगी उससे, ठीक ना? माँ से शिशु के संक्रमण में, माँ से फैल सकता है शिशु में, माँ से शिशु में फैल सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध में फैल सकते हैं। अब बचाव क्या हो सकते हैं? बचाव क्या हो सकते हैं? इन्हीं का उल्टा, कि हम लोग क्या करेंगे? संक्रमित खाना नहीं खाएंगे, संक्रमित पदार्थ को टच नहीं करेंगे, संक्रमित खून को लगाने से बचेंगे। ये तो मुख्य परीक्षा का कमाल ही यही है। आपका प्रेजेंस निकल गया ना, तो मुख्य परीक्षा फोड़ सकते हो तरीके से। चलो, एचडीवी संक्रमण हो गया लक्षण। अब तेज थकावट होगी, पेट दर्द होगा, भूख नहीं लगेगी, बुखार उल्टी पीलिया हो जाएगा आपको, ठीक है? चलो चलो, बचाव क्या है? बचाव क्या है? जो आपके बी से बचाव है वही आपके डी से बचाव है, जो आपके बी से बचाव है वही आपके डी से बचाव है, ठीक है ना? कि निजी वस्तुएं साझा मत करो, रेजर टूथब्रश संरक्षक यौन व्यवहार करो, टीकाकरण लगाओ, समय पर जांच करवाओ। चलो आज का अंतिम टॉपिक लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। आपको पता है अभी कब मनाया गया था? हर साल 12 तारीख को 12 अगस्त को मनाया जाता है, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? युवा दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में आना चाहिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। जब बात आई अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की, तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? वो भी स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है इंडिया में। तो क्यों मनाया जाता है बताओगे क्या? चलो, तो आप ध्यान, हर वर्ष 12 अगस्त को, क्या 12 अगस्त को विश्व भर में युवाओं से संबंधित चुनौतियों और मुद्दों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। और इस बार तुम ऐसे मुद्दा आ गया ना, तो मुख्य परीक्षा प्रश्न कैसे बनते हैं? मुख्य परीक्षा प्रश्न कैसे बनेंगे आपसे? बनेंगे कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाया गया, तो क्या आपको लगता है भारत में, क्या आपको लगता है कि इस दिवस पर भारत में युवाओं के साथ आने वाली चुनौतियों को देखा जा सकता है? ऐसे क्वेश्चन आपसे बनते हैं। क्या कुछ चुनौतियां देखिए, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, ठीक है ना? आपको देखिए बेरोजगारी, बट वो बेरोजगारी ये सब चीजें नॉर्मल है। अभी आपको देखना तो वो देखो, आत्महत्या वाले सुसाइड केस, क्या युवाओं के सुसाइड वाला केस देखो। कोटा जैसी सिटी में रहकर युवाओं ने सुसाइड किया, दिल्ली जैसी सिटी में रहकर युवाओं ने सुसाइड किया, ठीक है ना? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन जारी की हैं, उन गाइडलाइंस को आप यूज करो। याद है? उसकी भी रिकॉर्डिंग डली, वीडियो देख लेना जाके, कुछ तो देख लिया करो, कुछ तो देख लिया करो, ठीक है ना? और साथ ही साथ आपके लिए और क्या यूज कर सकते हैं? अभी दिल्ली में वो पानी वाला कांड हुआ था, दिल्ली में पानी वाला कांड हुआ था, है कि नहीं? क्या कांड हुआ था कि युवा अपने घर से बाहर पढ़ने के लिए रह रहा है, लेकिन दिल्ली के बारिश में क्या होता है, एक लाइब्रेरी में पानी भर जाता है, कुछ युवाओं की मौत हो जाती है कि नहीं? कुछ युवाओं की मौत। युवा के नाम से अपने माइंड में से पुरुष वर्ग लेके मत आना, युवा के नाम से अपने माइंड में से पुरुष वर्ग लेके नहीं आना, महिलाएं भी लेके आना। अभी आपका भारत में क्या एक सामाजिक मुद्दा है, शादी। तो क्या इसमें आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, शादी। कोई ड्रम में पैक हो रहा है, कोई ड्रम में पैक हो रहा है, तो कोई को पहाड़ से ढकेल दिया जा रहा है, तो कोई को सीमेंट में पैक कर दिया जा रहा है कि नहीं? तो ये मुद्दा, ठीक है ना, भारत में आ सकती है चीजें। चलो, स्थापना का इतिहास कब मनाया जाता, कब से? तो इसकी घोषणा कब हुई थी? दिसंबर 1999। तो इसका डेट ऑफ बर्थ किसकी है? दिसंबर 1999 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, यूएनएससी द्वारा, यूएनजीए द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको घोषित किया गया। एक कॉल आ रहा है वापस, आने दो, ठीक है ना, के द्वारा घोषित किया गया।
आज थोड़ा क्लास ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए रिकॉर्ड भी करना पड़ रहा है, कुछ इमरजेंसी थी, अभी आपको बता नहीं सकता हूँ तो आप बाद में समझ जाएंगे। कुछ लोग को पता होगा वैसे जो मेरे संपर्क में है। कमेंटों में डिस्कस मत करना इस बारे में। चलो, तो यदि बात करें युवा दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय युद्ध डे की शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत आपकी दिसंबर 1999 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की जाती है, ठीक है ना? ठीक है, इस बात को याद रखना, दिसंबर 1999 से मनाया जा रहा है, ठीक है ना? और कब से? 98 से आपका बन गया था, 1998 से आपका इसका क्या प्रपोज किया गया था, ठीक है ना? लिस्बन में, लिस्बन पुर्तगाल में इसको प्रपोज किया गया था, इसका प्रस्ताव आया था, याद रखना, ठीक है ना? चलो, और कब पहली बार कब मनाया गया था? तो 12 अगस्त 2000 को पहली बार बनाया गया था, याद रखना, ठीक ना? 12 अगस्त 2000 को पहली बार बनाया गया था, ठीक ना? 2025 की थीम क्या थी? जो भी मनाया गया 12 अगस्त को, इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी आपकी, इसकी थीम क्या थी आपकी? प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना। प्रौद्योगिकी और साझेदारी के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाना, आई थिंक हाँ सही है, सही है, बिल्कुल आपकी सही लिखी है। यही चीज आपकी क्या है? आपकी यूथ दिवस की थीम थी, एम्फेसिस इनोवेशन कोलैबोरेशन एंड ग्लोबल एंगेजमेंट ऑफ यूथ। इस थीम का उद्देश्य है नवाचार, सहयोग और युवाओं की वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा देना, ठीक है ना? चलो, युवाओं के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है, युवाओं को आवाज रखने का मौका देता है। ये छोड़ दो आपके लिए, इसको पढ़ना आप लोग, इसको पढ़ना आप लोग, ये मुख्य परीक्षा के लिए इसको पढ़ना, ठीक है ना? चलो, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, दूसरी क्लास से भी। भारत की बात करें तो भारत में लगभग 37 करोड़ आपको पाए जाते हैं, 37 करोड़ आपके युवा मिलेंगे, जो कि करीब 27% जनसंख्या 2021 के अनुमान के आधार पर, 2021 के अनुमान के आधार पर। भारत में क्या युवाओं के लिए कोई नीतियां चलाई जा रही हैं? क्या भारत में युवाओं के लिए कोई प्रिंसिपल्स हैं आपके, पॉलिसीज या प्रोग्राम है? तो बिल्कुल है आपके लिए, राष्ट्रीय युवा नीति आपकी है, राष्ट्रीय युवा नीति भारत में है, जिसका उद्देश्य क्या है? युवाओं के समग्र विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना। क्या? युवाओं के समग्र विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना। राष्ट्रीय क्या? राष्ट्रीय युवा नीति कब लागू की गई थी? मतलब कब लागू की गई थी, कब लागू की गई थी आपको बताना है इसके लिए। दूसरा आपका नेहरू युवा केंद्र संगठन, संगठन नेहरू युवा केंद्र संगठन आपको बनाया गया, नेहरू युवा केंद्र संगठन बनाया गया, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को संगठित कर सामुदायिक विकास पर योगदान देता है, ठीक है ना? ग्रामीण क्षेत्रों, कहाँ पे? ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को संगठित कर विकास पर ध्यान देता है, सामुदायिक विकास पर। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम एनएसएस चलाया जाता है। छात्र युवाओं को सामाजिक सेवा में योगदान देने का महत्वपूर्ण मौका मिलता है यहाँ पे। स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है आपका इंडिया में, जो कि रोजगार बढ़ाने के अवसर देता है आपके लिए, ठीक है ना? फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है अपने यहाँ पे, ठीक है ना? जो कि युवाओं को स्वस्थ रखने के लिए और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए चलाया जाता है। क्या संयुक्त राष्ट्र की कुछ गतिविधियां हैं जो हमें याद करनी है, जो हमारे लिए वनडे एग्जाम के लिए प्लस मेंस के लिए काम में आ सकती हैं? बिल्कुल आ सकती हैं। जैसे यूथ 2030 एजेंडा, यूथ 2030 एजेंडा क्या है? कि युवाओं को 2030 तक सशक्त बनाना है, एम्पावर करना है, 2030 तक एम्पावर करना है, ठीक ना? ठीक, चलो, यूएन ईथ इनोवी, आपको यूएन ईथ इनोवी बनाना है, ठीक ना? चलो, ठीक ना? युवा दूत, युवा दूत, युवा दूत, यूएन दूत इनोवी, यह पद विशेष रूप से युवाओं से संबंधित मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए बनाया गया है, ठीक है? यूएन के द्वारा काम किया गया। चलो, यहाँ पे कुछ परीक्षा के प्रश्न हैं जो आपके बीच सही सेट नहीं थे, मैं जल्दी में लेके आ गया हूँ, पीडीएफ सेट नहीं है आपके क्वेश्चन, तो उनको आपको देखना है, ठीक है ना? आज के लिए टॉपिक इतना ही है, आज के लिए माफी चाहूंगा, ज्यादा टॉपिक लेके नहीं आया, थोड़ा स्पीड में भी रहा हूँ मैं किसी कारणवश। ध्यान रखना, आज की क्लास आपको जितनी मिलेगी रिकॉर्डिंग मिलेगी, आपको 15-16 अगस्त हो सकता है गैप मिल जाए या कंटिन्यू क्लास मिल जाए, 15-16 अगस्त का तो गैप मिल जाएगा या कंटिन्यू क्लास मिलेगी। आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप पर नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, और साथ में यूट्यूब पर सुबह 7 बजे आके लाइव देख लेना, 7:15 पे आके यूट्यूब पर लाइव देख लेना कि क्लास हो रही है कि नहीं। थोड़ा वेट कर लेना, यदि 7:20 भी हो जाता है तो थोड़ा वेट कर लेना। ऐसा नहीं कि क्लास शुरू होती है आप भाग जाओ, क्लास शुरू होती है आपको नहीं भागना, थोड़ा वेट करना आपको 10-15 मिनट का, और देखना क्लास होने वाली है कि नहीं होने वाली है, ठीक है ना? चलो, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। जो यहाँ पे एमसीक्यू मैं आपको दिखाने पर सेट नहीं है वो, उनको आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का, उसको पढ़ना आप लोग, ठीक है ना? इसी क्वेश्चन के एमसीक्यू पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? समीक्षा इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, समीक्षा इंस्टीट्यूट के आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना? चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। अभी 11 बजे आपको पॉलिटी क्लास मिलेगी, 11 बजे आपको पॉलिटी क्लास मिलेगी, ठीक है ना? तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद आपको सेशन पसंद आया होगा, तो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। चलो।